नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबरें तमाम आपको मैं बताऊंगी ब्रेकिंग स्टूडियो से, और मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ेंगे मेरे सहयोगी पुनीत मिश्रा, जो आपको तमाम खबरें विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले रुख बड़ी खबर का। बीजेपी की नई टीम का ऐलान। बीजेपी की नई कार्यकारिणी गठित की गई है। 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री बने, सुधीर गुप्ता बने हैं सह कोषाध्यक्ष, ओम प्रकाश धुर्वे ने राष्ट्रीय महामंत्री, सौदान सिंह सह संगठन मंत्री बने हैं। तो नई कार्यकारिणी बनी है बीजेपी की, और इसमें 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि रमन सिंह बने हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और कैलाश विजयवर्गीय जो अब बन गए हैं राष्ट्रीय महामंत्री। सुधीर गुप्ता की बात करें तो सह कोषाध्यक्ष, ओम प्रकाश धुर्वे राष्ट्रीय महामंत्री, सौदान सिंह सह संगठन मंत्री बनाए गए हैं। नई कार्यकारिणी गठित की गई है जिसमें 12 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं, जिसमें से रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो उनको राष्ट्रीय महामंत्री अब बना दिया गया है। सुधीर गुप्ता बने हैं सह कोषाध्यक्ष, ओम प्रकाश धुर्वे ने राष्ट्रीय महामंत्री उनको बनाया गया है। सौदान सिंह सह संगठन मंत्री बनाए गए हैं। तो ये नई टीम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ये नई टीम, जिसमें 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। आपको बता दें कि रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा दिया गया है, कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है, सुधीर गुप्ता बने हैं सह कोषाध्यक्ष, ओम प्रकाश धुर्वे ने राष्ट्रीय महामंत्री उनको बनाया गया है, और सौदान सिंह सह संगठन मंत्री बनाए गए हैं। तो बीजेपी की नई टीम, आपको बता दें इस नई टीम के अंतर्गत 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री, और रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। कैलाश विजयवर्गीय उनको राष्ट्रीय महामंत्री अब बना दिया गया है। सुधीर गुप्ता बने हैं सह कोषाध्यक्ष, ओम प्रकाश धुर्वे ने राष्ट्रीय महामंत्री उनको बनाया गया है। सौदान सिंह को सह संगठन मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो नई टीम अब बीजेपी की बनी है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम, सरोज पांडे को कोई जगह नहीं मिली, रमन सिंह टीम में बने रहेंगे। रमन सिंह को उपाध्यक्ष बना दिया गया है। सरोज पांडे को कोई जगह नहीं मिली, पूर्व सीएम टीम में बने हुए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वो बने रहेंगे। सरोज पांडे राष्ट्रीय महासचिव थी पहले, राज्यसभा सांसद हैं सरोज पांडे, और आपको बता दें कि पहले सरोज पांडे थी महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव, लेकिन अब इस टीम में उनको जगह नहीं मिली है। लेकिन रमन सिंह उपाध्यक्ष बने रहेंगे, और सरोज पांडे को इस टीम में जगह नहीं मिली है। तो नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी की नई कार्यकारिणी समिति का गठन कर दिया गया है, जिसमें 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 8 राष्ट्रीय महामंत्री हैं, और आपको बता दें कि राष्ट्रीय महासचिव यानी कि कैलाश विजयवर्गीय को अब राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया है। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश के एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, नई टीम बनी है बीजेपी की, कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री। कैलाश जी के पद को श्रद्धा यथावत रखा गया। उनका जो ओहदा है वो पश्चिम बंगाल के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए उन्हें उसी तरह से रखा गया। हम अगर इसे एमपी और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में परिभाषित करें तो आप अभी रमन सिंह का जिक्र कर ही रही थी। मध्य प्रदेश के संदर्भ में यह है कि कैलाश विजयवर्गीय के अलावा जो कद में बढ़ा हुआ देख रहा हूँ वो लाल सिंह आर का देख रहा हूँ, मैं ओम प्रकाश धुर्वे का देख रहा हूँ कि ओम प्रकाश धुर्वे को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। वो फग्गन सिंह कुलस्ते का उनका टकराव की बात अक्सर सुनने सामने आती है, हालांकि ये स्वीकार नहीं करते, लेकिन दोनों के बीच खींचतान चलती है। तो जब कुलस्ते इनकी मोदी जी की कैबिनेट में है तो जाहिर सी बात है उन्हें भी संतुष्ट करना जरूरी था। लाल सिंह आर्य का जो इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी, मुझे लग रहा है कि ये उपचुनाव के कारण होगा, क्योंकि गोहद से वो बिल्कुल अब उनकी जगह नया व्यक्ति जो कि कांग्रेस से शामिल होकर आ गए, वो चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी में नए शामिल हुए तो जाहिर सी बात है कि वो असंतुष्ट रहे होंगे या वो दुखी रहे होंगे, तो उन्हें ठीक तरह से नवाज दिया गया। एक और जो काबिले गौर बात है वो ये है कि
कोई भी प्रवक्ता पैनलिस्ट नहीं है बीजेपी की जो नेशनल जो स्पोक्स पर्सन है उसमें एमपी से कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो ये भी एक उस तरह की सोचने वाली बात है कि एमपी बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता इस लायक नहीं था कि उसे नेशनल पैनल में लिया जा सके, जबकि कांग्रेस में है अभय दुबे भी है, जीतू पटवारी भी है, मुकेश नायक भी है। तो आपका कहना है कि प्रवक्ता कोई भी इसमें इस पूरी लिस्ट में प्रवक्ता नहीं है। मध्य प्रदेश में चुनाव है, हालांकि कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है, लेकिन वो बंगाल को देखते हुए बनाया गया है। लाल सिंह आर्य का भी आपने नाम लिया, इस लिहाज से भी काफी कुछ चीजों को सोचा गया होगा क्योंकि उपचुनाव है और अहम काफी माने जा रहे हैं इस बार उपचुनाव। जी हाँ, बिल्कुल। लाल सिंह आर्य को इसी वजह से ही किया गया होगा कि भाई उन्हें ठीक जगह एकोमोडेट करते। अब ऐसे बहुत सारे नाम मुझे लग रहा था कि भाई संगठन में कोई जिम्मेदारी हो सकता है कि और भी कुछ गुर्जर समाज के लोगों को, जैसे रुस्तम सिंह हो सकते थे, मुझे उम्मीद थी कि शायद उन्हें भी कहीं एकोमोडेट किया जाए क्योंकि उनकी जगह भी नए आए हुए व्यक्ति को चुनाव लड़वाया जा रहा है। तो ये उम्मीद थी कि शायद इस टीम में एकोमोडेट उन्हें किया जाए, लेकिन वो नहीं किया गया। एमपी से बहुत गिने चुने 4-5 नाम है, लेकिन लाल सिंह आर्य मुझे लग रहा है कि इसी वजह से, और बड़ी जिम्मेदारी है लाल सिंह आर्य के लिए, बड़ा पद है जो अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बड़ा पद कहलाता है। हालांकि जो सह कोषाध्यक्ष हैं वो जरूर सुधीर गुप्ता जो सांसद हैं उन्हें बनाया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक नई टीम और बनी है बीजेपी की। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो वहां से कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है, लाल सिंह आर्य को इस टीम में जगह दी गई है। और अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो रमन सिंह यथावत लिस्ट में है, लेकिन सरोज पांडे का लिस्ट में अब नाम नहीं है। सुधीर गुप्ता की बात करें तो सह कोषाध्यक्ष सुधीर गुप्ता को बनाया गया है। और आपको बता दें कि इसमें 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं इस टीम में, 8 राष्ट्रीय महामंत्री हैं। तो ये नई टीम बीजेपी, और लाल सिंह आर्य को भी जगह मिली है इस टीम में। मध्य प्रदेश की बात करें तो ये ऐसा नाम जो काफी अहमियत रखता है। तो लाल सिंह आर्य को भी इस टीम में जगह मिली है। तो ये नई टीम आपको बता रहे हैं, बीजेपी की नई टीम, नई कार्यकारिणी की समिति का गठन हुआ है। और सरोज पांडे नहीं है, पूर्व सीएम यथावत बने हुए हैं। और लाल सिंह आर्य अनुसूचित जनजाति मोर्चा बीजेपी के पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को इसमें जगह मिली है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय को यथावत रखा गया है, पहले भी वो उस टीम का सदस्य थे और अब भी उनको टीम में रखा गया है। लेकिन लाल सिंह आर्य पूर्व मंत्री हैं और अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी हैं, इस लिहाज से भी ये सारी चीजें भी जाहिर है सोची गई होंगी। और कैलाश विजयवर्गीय की अगर हम बात करें तो वो बंगाल को पूरा देख रहे हैं, बंगाल में चुनाव है, वहां के प्रभारी हैं, तो उनको यथावत जगह रखी हुई है। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो रमन सिंह को यथावत इस टीम में जगह मिली हुई है, सरोज पांडे को कोई जगह नहीं मिली है। कृषि मंत्री कमल पटेल पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने जोरदार हमला बोला है। पटवारी ने कहा कि कृषि मंत्री की मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो सदन में कुछ कहते हैं और सदन के बाहर कुछ और कहते हैं। पटवारी ने कहा विधानसभा में मंत्री शराब के नशे में थे या भांग के नशे में। जब आपने सदन में ये कहा कि हमने 26-27 लाख के लगभग किसानों का कर्जा माफ हुआ, वो क्या था? क्या उन्होंने शराब पी के सिग्नेचर किए थे कि भांग के नशे में सिग्नेचर किए थे? उस प्रश्न के उत्तर में कमल पटेल कहाँ थे जब वो जवाब दे रहे थे सदन में कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया? और वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार किया और कहा कि मैंने कभी शराब नहीं पी, मैं स्वाभिमानी किसान का बेटा हूं, नशे में तो कांग्रेस और राहुल गांधी हैं। कमल पटेल ने कहा कि जीतू पटवारी पागल हो गए हैं, कांग्रेस पगला गई है। तो बयान और आरोप, बयान के बाद फिर एक और बयान। पहले जीतू पटवारी ने कहा कि नशे में रहते हैं, नशे में थे, और अब उस पर पलटवार किया है कृषि मंत्री ने और उनका कहना है कि कांग्रेस पगला गई है, जीतू पटवारी पागल हो गए हैं। तो ये भाषा की मर्यादा तोड़ते हुए दोनों की तरफ से बयान।
कमल पटेल ने कभी दारू तो क्या बियर को भी हाथ में लगाई, और मैं एक किसान का बेटा हूं और सम्मान के साथ स्वाभिमान के साथ जीता हूं, किसानों के लिए हक में काम करता हूं। कमलनाथ से पूछो, राहुल गांधी से पूछो कि उन्होंने कौन से नशे में जनता से वादा किया था, पहले ये बताओ कि 10 दिन में अगर कर्ज माफ नहीं हुआ 2 लाख तक का तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। कमलनाथ ने कौन सा साइन किए थे 2 लाख तक के कर्ज माफ किए जाते हैं, किए नहीं। पहले खुद अपने गिरेबान में झांको, उसके बाद में दूसरों पे उंगली उठाओ। खुद की मनस्थिति ठीक नहीं, पागल हो गए, पगला रही कांग्रेस सत्ता जाने से, इनकी दलाली बंद होने से। कांग्रेस की दूसरी सूची जल्द जारी होगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि उपचुनाव से पहले बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी। उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं होने पर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी चुनाव से भागना चाहती है, इसलिए तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ मेरे साथ। सर, 2 दिन दिल्ली में रहे, क्या उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए? उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है और मैं सोचता हूं कि आज कल में कुछ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी। 13 सीटें हैं सर, बहुत ज्यादा काम नहीं करना, इसमें काफी हद तक तो काम होमवर्क आप करके आए हैं। काम हो चुका है, पर फिर भी जाति समीकरण देखना है, कार्यकर्ता क्या कहते हैं, पब्लिक क्या कहती है, इन सभी चीजों को सामने रखते हुए फैसला होता है। सर, बीजेपी ने अभी तक नहीं किए हैं, आप 15 सीटें घोषित कर चुके, तो आत्मविश्वास तो आपका पहले ही है, एक कदम आगे बढ़े हुए हैं। तो बीजेपी को बड़ी चिंता है, इसलिए। पीसीसी चीफ कमलनाथ के आरोपों का जवाब बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के बयान को उन्होंने हास्यास्पद बताया और राकेश सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग जब चाहेगा तब तारीखों का ऐलान करेगा। आयोग जब ये समझेगा कि हमें इसकी तारीखें घोषणा करना है, तारीखें घोषित हो जाएंगी। उस पर किसी तरह का कांग्रेस के अनुसार तारीखों की सूची कोई जारी हो, ये पहले तब हुआ करता था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, लेकिन आज चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था के रूप में काम कर रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की तुलना कोरोना से करते हुए ट्वीट कर तंज कसा है। शिवराज ने अपने ट्वीट में लिखा कि मेरे प्रिय दोस्तों, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक सहित देश भर में कई जगहों पर चुनाव होने वाले हैं। हमें कोरोना काल को देखते हुए चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का पूरा ध्यान रखना है। हाथ पूरी तरह सैनिटाइज करके साफ कर देना है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक की तरह चुनाव है और हमें कोरोना काल को देखते हुए हाथ पूरी तरह सैनिटाइज कर साफ कर देना। ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज जी हाथ सैनिटाइज करने की बात कर रहे हैं, सही है। मध्य प्रदेश में जो कीचड़ के अंदर जिस प्रकार से कमल को उखाड़ के फेंकने के लिए हाथ ने संकल्प लिया है, हर व्यक्ति अपने हाथ सैनिटाइज और अच्छे से धोए और ऐसी बटन दबाए ईवीएम की कि मध्य प्रदेश के अंदर आने वाली इनकी पुश्ते याद रखे कि कैसे इस मध्य प्रदेश के लोकतंत्र का कत्ल करने वालों को जमानत जब्त मध्य प्रदेश की जनता कराती है और 28 की 28 सीटों पर मध्य प्रदेश की जनता आपकी जमानतें जब्त करे। पाठ कही है कि चुनाव आ गए हैं और इन चुनाव में अपने हाथ की सैनिटाइजर से सफाई करते रहें, तो इसमें कांग्रेस को बुरा लगने की क्या बात है। मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर कोरोना से बचना है तो हाथ सैनिटाइजर से साफ करना होंगे, लेकिन कांग्रेस समझ रही है हाथ मतलब उसका चुनाव का चिन्ह, और अगर हमें संक्रमण से बचना है, अगर हमें जान की सुरक्षा और देश की सुरक्षा करना है तो हमें इस पंजे की। और इस मामले में एक बड़ा अपडेट, शिवराज सिंह चौहान के ट्वीट की चुनाव आयोग में शिकायत। एमपी कांग्रेस ने शिकायत की है कोविड को लेकर आयोग की गाइडलाइन का अब की अवमानना इस ट्वीट को बताया है। आयोग की गाइडलाइन के खिलाफ चुनाव आयोग से कार्रवाई की अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मांग की है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में लिखा कि हाथ को सैनिटाइज करके साफ करना है। अब इस पूरे मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की है एमपी कांग्रेस ने और कहा कि कोविड को लेकर आयोग की गाइडलाइन का इसको अवमानना बताया है।
शिवराज के ट्वीट को आयोग की गाइडलाइन के खिलाफ बताया है। चुनाव आयोग से अब कार्रवाई की मांग एमपी कांग्रेस ने की है। अनुराग जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता हमारे साथ। अनुराग, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया, अब एमपी कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट आया था और उन्होंने एक तरीके से चुनाव के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि इस बार हाथों को सैनिटाइज करके चुनाव पूरी तरीके से हाथ को साफ कर देना है। यानी कि उनका इशारा कांग्रेस पार्टी को उपचुनाव में साफ करने की तरफ था। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की और कांग्रेस का तर्क इस बात को लेकर है कि चुनाव आयोग ने कोविड-19 को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें हाथ साफ कर देने को लेकर कहीं भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है और चुनाव आयोग के हवाले से मुख्यमंत्री ने जो इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस ने इसे चुनाव आयोग का अवमानना बताते हुए कार्रवाई की मांग की है और चुनाव आयोग से अपनी शिकायत दर्ज कराई है। चलिए, अब देखना होगा कि आयोग इस पर क्या कुछ एक्शन लेता है या आगे क्या कार्रवाई करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम जानकारी देने के लिए। कार्रवाई की मांग की है, आपको बता दें, चुनाव आयोग से कांग्रेस ने। बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उपचुनाव से पहले सरकारी कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने का कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सांवेर में बसों के अधिग्रहण करने और सिंचाई विभाग के भुगतान करने पर सवाल उठाते हुए कहा कि उपचुनाव से पहले बीजेपी सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की है। विधानसभा उपचुनाव में M2 मॉडल के ईवीएम की जगह अब M3 मॉडल के ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। मध्य प्रदेश के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार जैन ने M3 मशीनों को M2 से बेहतर बताया। पहले M2 मशीनों के कंट्रोल यूनिट के साथ 4 बैलेट यूनिट जोड़े जा सकते थे, लेकिन अब नई मशीनों में 24 बैलेट यूनिट को जोड़ा जा सकेगा। इनमें बैटरी इंडिकेटर होता है और इनका वजन भी कम है। और अब रुक करेंगे न्यूज रूम का। पुनीत वहां पर मौजूद हैं। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया श्रद्धा। और बात करते हैं उज्जैन में अतिक्रमण की, तो अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई उज्जैन में और नगर निगम के अमले ने 3 मंजिला इमारत को धराशायी कर दिया। ये अवैध रूप से इस इमारत का निर्माण किया गया था और इसके मकान के मालिक को पहले से ही घर के मालिक को नोटिस दे दिया गया था। नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ अवैध मकान को गिराने के लिए पहुंची थी। पुलिस की मौजूदगी में नगर निगम ने अवैध मकान को गिराया। बताया जा रहा है कि इलाके में दबंग छवि रखने वाले रमेश बोरासी और कला बोरासी ने सरकारी नियमों की अनदेखी करते हुए 3 मंजिला मकान तान दिया था। उनके कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 प्रॉपर्टी हैं और इन तीनों प्रॉपर्टियों में इन्होंने अवैध रूप से निर्माण किया है। इन अवैध निर्माण के संबंध में इनको पर्याप्त सूचना पत्र दिए गए और सुनवाई के अवसर दिए गए। सुनवाई के अवसर में जो अवैध निर्माण करता है वो अपने पक्ष में अवैध निर्माण के संबंध में कोई भी बात सिद्ध करने में सफल नहीं हुए हैं और उनको इस बात की सूचना भी धारा 436 के तहत दी गई कि वो अपना अवैध निर्माण स्वयं हटा ले। लेकिन क्योंकि उन्होंने ऐसा अवैध निर्माण नहीं हटाया तो आज नगर निगम की रिमूवल गैंग के द्वारा इसे हटाने की कार्रवाई। उज्जैन में नगर निगम और पुलिस प्रशासन की आज भारी बंदोबस्त के बीच पंचमपुरा स्थित यहाँ पर उनकी टीम पहुंची है और आप देख सकते हैं कि पीछे जो है अवैध जो मकान बनाया गया था उस पर फिलहाल कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। बताया यही गया है कि ये 3 मंजिला मकान है जिसको 9 मीटर तक आगे अवैध हिस्सा इसका है और ये बिना नगर निगम की परमिशन से बना लिया गया था। इसके अलावा एक बड़ा मकान और भी है, इसको यहाँ पर इन्होंने निर्माण कर लिया गया था। बड़ी बात इसमें यही जो अधिकारी बता रहे हैं और सूत्र बता रहे हैं
कि ये इस मकान को खास तौर पर इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि इस पशु जो घर है, इस घर के जो मालिक है वो अवैध पशुओं का जो है अवैध धंधा यहाँ पर करते हैं और जिससे काफी लोग नाराज भी हैं और कई लोग इस बात की शिकायत भी कर चुके हैं। लेकिन जब नगर निगम की लाख जो है कहने के बाद भी जब ये नहीं माने तो आज पूरी टीम यहाँ पर खासे बंदोबस्त के साथ पहुंची और घर जो है इनका जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके साथ ही जो अधिकारियों को साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। और चलिए आगे बढ़ते हैं, सतना की बात कर लेते हैं। सतना में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी अतीक मंसूरी उर्फ सिकंदर पर रासुका की कार्रवाई कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक की तरफ से एक पत्र इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर को लिखा गया था और कलेक्टर ने जिला दंडाधिकारी ने इस मामले में आरोपी पर रासुका लगाई। इसके पहले आरोपी पर ब्लैकमेलिंग, सूदखोरी, जालसाजी के आरोप में 6 अन्य मामले भी दर्ज किए गए थे और कार्रवाई की गई थी। आरोपी पर एक कर 6 युवतियों ने मौखिक रूप से यौन शोषण की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने डीजीपी हिमानी सोनी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम भी बनाई जो सभी 6 शिकायतों की जांच कर रही है। अब इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक के भेजे प्रस्ताव पर अब रासुका की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अभी सिकंदर जेल में है, उसको 28 तारीख तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था और अब एक बार पुनः इस पूरे मामले में एक नया मामला सामने आया है और रासुका का अपराध भी दर्ज हो गया है। सुरेंद्र मघेल, न्यूज़ 18 सतना। और चलिए अब आपको तो 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे 2 बड़े हादसे सामने आए। एक उज्जैन में हादसा सामने आया और दूसरी तरफ सतना में भी एक गंभीर घटना सामने आई जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, हताहत हुए हैं। उज्जैन में ट्राले से टक्कर होने की वजह से कई मजदूर घायल हो गए, तो वहीं सतना में भी एक हादसा पेश आया जिसमें सड़क दुर्घटना में कई लोग जख्मी हुए हैं। आपको बताएं कि मजदूरों से भरी गाड़ी जो है ट्राले से टकरा गई थी। हादसे में 4 मजदूरों की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि 8 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सतना में गाढ़ौली गाँव के पास अमरपाटन सड़क मार्ग पर 2 तेज रफ्तार ट्रकों की आमने सामने से भिड़ंत हुई, जिसमें दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। इस दुर्घटना में 2 ट्रकों के चालक खलासी घायल हुए, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। और इसी के साथ अपना एमपी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरे सहयोगी श्रद्धा हमारे साथ मौजूद थी। श्रद्धा, आपका भी शुक्रिया और मुझे भी दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।